हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था और ये बताया था कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने डिवाइड किया गया है इनटू टू कैटेगरीज में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जीज होती हैं जो अपने आप को रिन्यू करती हैं, मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली एनर्जीज हैं जो हर दिन हम यूज कर सकते हैं और कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मैंने एग्जांपल आपको बताई थी, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, वेव, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। तो इन एनर्जीज को हम जितना भी यूज करेंगे कभी भी खत्म नहीं होगी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इन एनर्जी से एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये जो एनर्जीज हैं इनका मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इनको बनने में, ठीक है। तो इनका एक लिमिटेड स्टॉक है इस अर्थ पे। तो अगर हमने इनको बिल्कुल तेजी से यूज करना स्टार्ट कर दिया तो एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनका जो प्राइस है दिन ब दिन बढ़ता है, क्योंकि इनका जो स्टॉक है वो बिल्कुल लिमिटेड में है, ठीक है। तो पहला जो रिन्यूएबल सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल। तो अब हम पढ़ते हैं कि फॉसिल फ्यूल होता क्या है। देखो ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है। देखो मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, पहले की बात मैं बताती हूँ आपको कि उस टाइम पे जो प्लांट्स थे या फिर एनिमल्स थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो जो उनकी डेड बॉडीज है वो बुरी होती गई, तो लेयर्स बाय लेयर्स बनते गए अर्थ में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था प्लांट्स का और एनिमल्स का, ये ट्रांसफॉर्म होता गया इनटू क्रूड ऑयल में, कोल में एंड नेचुरल गैस में। तो यही मैंने लिखा है फॉसिल फ्यूल जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं। क्रूड ऑयल की फॉर्म में हमें दिखता है, कोल की फॉर्म में हमें दिखता है, नेचुरल गैस की फॉर्म में दिखता है। तो इनको बने हुए लगभग कोई ये 100-200 साल की मैं बात नहीं कर रही, इसको मिलियंस ऑफ इयर्स इनका टाइम लगा हुआ है। तो अगर ये एक बार खत्म होते हैं तो फिर से जो है इतना ही टाइम लगेगा इनको फिर से बनने में। तो इसलिए कहते हैं कि इनको बिल्कुल सोच समझ के इनका यूज करना होता है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा है क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। तो क्रूड ऑयल जो है जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉ होता है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब हमने उस इम्प्योरिटी को निकाला तो हमारे पास क्या आया? पेट्रोलियम। क्या आया? पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम को देखते हैं। तो आपको पता है कि जो पेट्रोलियम है कहाँ पे यूज होता है? व्हीकल्स में यूज होता है। तो ये एज अ फ्यूल वहां पे बर्न होता है और जिससे एनर्जी मिलती है, या ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो जिसे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो चलते हैं। तो इसके साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है, तो ये रिलीज हो जाता है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में ये रिलीज हो जाता है। तो जब सन रेज पड़ती है ग्राउंड पे, अर्थ के ग्राउंड पे पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ पहुंचती है? एटमॉस्फेयर में। तो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कौन? कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रेजेंट होता है, जो कि एमिट हुआ होता है। हम ह्यूमंस एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑटोमोबाइल्स एमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पेट्रोलियम की, क्योंकि ये बर्न होता है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और भी बाकी गैसेस प्रेजेंट है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इन सब गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या काम करती है? जो सन रेज वहां पहुंचती है वापस, ये सन रेज वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि वो जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है, वो गर्म हो जाती है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इसी की वजह से जो क्लाइमेट वो चेंज हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। और उसके बरकस रिन्यूएबल जो है इनका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है पोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम जो है बेसिकली ये किसका बना होता है, इसके अंदर का कंपोजिशन क्या है। तो ये बना होता है प्रोपेन का। किसका? इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो किसकी है? प्रोपेन की, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
तो अब हम देखते हैं नेचुरल गैस क्या है। तो देखो, जहां पे ये क्रूड ऑयल प्रेजेंट होता है, पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है, तो उसी के सराउंडिंग में नेचुरल गैस भी प्रेजेंट होती है, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है एंड ये गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो नेचुरल गैस जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है मीथेन का। 90% इट इज मेड अप ऑफ मीथेन, और कुछ परसेंटेज किसकी प्रेजेंट होती है? प्रोपेन की, ब्यूटेन की। ठीक है, मैं आपको इसकी ऐसे एग्जांपल बताती हूँ। आपने अगर कोई मूवी देखी होगी, कोई हॉलीवुड मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर जो है कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई गुफा, कोई केव एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अचानक से वहां पे आग लग जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे मीथेन हो सकता है, क्योंकि मीथेन जो है फ्लेमेबल है, गैस है। मीथेन क्या है? वो फ्लेमेबल है, आग लग सकती है। नेचुरल गैस की हम कुछ और भी फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। नेचुरल गैस जब निकाला जाता है तो उसको क्या किया जाता है? उसको कभी लिक्विफाई किया जाता है या फिर उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। CNG, LNG, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब होता है कि इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है नेचुरल गैस पे। एंड LNG क्या हुआ? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो उस टाइम को बोलते हैं LNG। तो लगभग -176 डिग्री सेल्सियस पे इनको रखा जाता है। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें रखा जाता है। तो -डिग्री पे रखा जाता है ताकि ये जो है लिक्विड फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो ये फॉर्म है नेचुरल गैस की। दो फॉर्म है, CNG एंड LNG। तो एक और चीज आपने सुनी होगी, बिल्कुल कॉमनली आपने सुनी होगी, LPG, जो हमारे किचन्स में यूज होता है, सिलेंडर्स में यूज होता है, जिसकी वजह से हम खाना पकाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका कोई रिलेशन नेचुरल गैस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसकी जो कंपोजिशन है वो है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, आई समझ? तो जो हमारे सिलेंडर्स में जो गैस होती है, तो ये भी आ सकता है MCQs में। तो जो हमारे सिलेंडर्स में जो गैस होती है उसको LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो प्रोपेन किस में है? होता है पेट्रोलियम में, तो इसलिए इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस है, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो, नेचुरल गैस है ना, मैं फिर से बताती हूँ। नेचुरल गैस जो है ये बनी होती है 90% ऑफ मीथेन एंड सम परसेंटेज ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज ऑल्सो देयर। तो नेचुरल गैस को जब हम हाई प्रेशर में कंप्रेस करेंगे उस टाइम ये हो जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड जब इसको हम -डिग्री सेल्सियस पे कूल करेंगे, सुपर कूलिंग करेंगे, उस टाइम इसको बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये तो गैसियस में है और ये लिक्विफाइड में है। ओके, तो अब आप बोलोगे इतनी सारी फॉर्म्स है तो ये कहाँ पे यूज होती है? तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे यूज होगी? इंडस्ट्रीज में यूज होगी, कार्स में यूज होगी, कुकिंग पर्पस के लिए यूज होगी, हीटिंग ऑफ रूम्स के लिए यूज होगी। ठीक है, तो बाहर कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो कार्स में ज्यादातर जो है CNG का यूज होता है। तो CNG का एक फायदा ये है कि इतना ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। जितना पेट्रोलियम क्रिएट करता है उतना CNG क्रिएट नहीं करता है पोल्यूशन। ठीक है, CNG क्या है? CNG एक नेचुरल गैस है। तो इसका जो सप्लाई होता है ना, वो देखो कैसे होता है। जैसे हमारे घरों में नलकों में पानी आता है, ठीक है, सप्लाई का पानी आता है, उसी तरह से बाकी कंट्रीज में या फिर इंडिया में भी कुछ स्टेट है जहाँ पे इस नेचुरल जो गैस है वो पाइपलाइंस के थ्रू आता है। ठीक है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो इनका सप्लाई जो है पाइपलाइंस के थ्रू आता है। ठीक है, बाकी कंट्रीज में ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्रूड ऑयल जो है, यहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। तो बेसिकली LPG क्या है? LPG जब पेट्रोलियम को हम फिर से रिफाइन करते हैं, अच्छे से रिफाइन करते हैं, तो वहां से हमें LPG मिलता है। ओके, तो ये रिफाइनरी प्रोसेस का एक पार्ट है। तो ये समझ में आ गया आपको नेचुरल गैस।
CNG, LNG, पेट्रोलियम, LPG। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा जो पार्ट है फॉसिल फ्यूल का, कोल। तो कोल का बिल्कुल सिंपल है। कोल जो है ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में हमें मिलेगा जमीन के नीचे, तो इसको डग करके निकाला जाएगा एंड इट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, जब कोल को बर्न करते हैं वहां से हीट निकलती है, जब हीट निकलती है तो टरबाइंस चलती है, जब टरबाइंस चलती है तो जनरेटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इवन आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखी होगी, वहां पे आपने देखा होगा कि किस तरह से कोल को यूज किया जाता था टू मूव द शिप। ठीक है, तो ये है यूज। तो ये सब किसके अंडर आते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंडर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो है यूरेनियम। ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने, यूरेनियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब आप बोलोगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो रेडिएशंस को एमिट करता हो। तो ये एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करता है, ये यूज होता है एज ए फ्यूअल, ये भी यूज होता है एज ए फ्यूअल। वो कैसे, देखो इसके अंदर क्या होता है, इस एलिमेंट के एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब 1 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 4, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमें चाहिए क्या, हमें फ्यूल से क्या चाहिए, हमें एट द एंड फ्यूल से हीट ही चाहिए, और वही हीट हमें आगे काम आएगी। ठीक है, तो यही हीट आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी या बाकी बहुत सारे कामों में ये यूज होता है। तो बहुत सारा मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूरेनियम से प्रोड्यूस होता है। आई समझ में। तो ये था आज का लेक्चर हमारा अबाउट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, यूरेनियम के बारे में। फॉसिल फ्यूल में हमने पढ़ा अबाउट पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस के बारे में। सो थैंक यू।